नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटोर आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है फ्राइडे, तारीख 29 जनवरी की और दिन है अपने फ्राइडे फेस्ट का। जी हाँ, मैं आपके साथ हाजिर हूं। समय हो चुका है लगभग 3 मिनट के आसपास, थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। आज आ चुका इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों मेरे साथ। हम चर्चा करें इकोनॉमिक सर्वे के की पॉइंट्स या क्या क्या एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे का इस बार हाल है। तो फटाफट दोस्तों बताइए मेरी आवाज़ आप तक पहुंची कि नहीं, विजुअली हम जुड़े कि नहीं। दोस्तों फटाफट बताइए और शेयर लाइक का बटन दबाइए। सेशन को चालू करने का समय आ गया है। फटाफट शेयर कर दोस्तों, फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन को एरा। फिर मैं आपका संग चालू करूंगा, ये कहानी को बताऊंगा मैं क्या है पूरा मामला। सर फटाफट आइए दोस्तों यहाँ पर। शेयर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों। चालू कर नहीं पाएंगे हम लोग सेशन को यहाँ पर। सुमन कह रहे हैं या कह रही हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है सर। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि अंधेरा, बताइए दोस्तों मुझे जल्दी से आप लोग। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है। जी हाँ, सबको सुनाई दे रहा है। सुमन समस्या है आपके सिस्टम में, स्पीड में चेक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे आपका संग। फटाफट लाइक और शेयर करो, फटाफट इसको एरा लाइक और शेयर करो। बहुत शानदार सेशन होने वाला दोस्तों आपके लिए। ये सेशन 2 लूँगा इकोनॉमिक सर्वे पे। एक अभी होगा जो एक ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, एक ओवरव्यू देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का इस बार। और बहुत खास है सर्वे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के। बहुत मैंने आपसे कहा था, जो दिन से बोल रहा था 3 दिन से लगातार मैं, कि एक विजन डॉक्यूमेंट होगा आने वाले सालों का। अगर आप सुबह राष्ट्रपति की स्पीच सुन चुके हैं तो बहुत काम की स्पीच थी सुबह राष्ट्रपति की हमारे। बहुत शानदार स्पीच उन्होंने दी अपनी। अभिभाषण जो राष्ट्रपति का था काफ़ी लंबा चौड़ा अभिभाषण था, लगभग 7000 वर्ड का अभिभाषण है वो। और उसको मैंने पढ़ा, सुना पूरा मैंने, उसको की पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। चर्चा उसकी करूंगा अगले सेशन में, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात में करूंगा आपके साथ। फटाफट आ जाइए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए सबको क्लियर है, सबको क्लियर दोस्तों। यहाँ पर आइए बात करते हैं आपके साथ आज के सेशन में क्या खास है, क्या करना है हमको यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से बता दूं आपको यहाँ पर, आगे बढ़ 2 मिनट लूँगा आगे बढ़ने से पहले आपके मैं। जैसे कि आप जानते हैं सर, आज के सेशन मेरे क्या क्या हैं दोस्तों। आज के सेशन में मैं क्या क्या लाया हूँ आपके लिए। तो आज के सेशन जो हो रहे हैं सर, 2-4 सेशन बता दूँ मैं आपको जो होने वाले हैं आपके साथ। 1-2 सेशन बदलूंगा इसके अंदर, हो सकता है बदलाव करूँ मैं इस सेशन के अंदर। जैसे कि आज आपके साथ जो मैं सेशन लाने वाला हूँ फ्राइडे फेस्ट में, अपने फ्राइडे फेस्ट में हम क्या क्या लाने वाले हैं आपके लिए दोस्तों। ओके, फ्राइडे फेस्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों आपके साथ हम लोग। टॉपिक रहेंगे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी 3:30 प्लान किया था मैंने, इसको 3:30 पे प्लान किया है इकोनॉमिक सर्वे का। एक अभी जनरल व्यू लेंगे आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या है। एक इसका कल सुबह 10 बजे दोस्तों क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा मैं इकोनॉमिक सर्वे का, विद ग्राफिक्स एंड ऑल द चार्ट्स। जो मैं पूरा पढ़ लूंगा या काफ़ी कुछ पढ़ लूंगा इसमें, तब बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ। बाकी अपना लगभग 6 बजे से होगा द हिंदू एडिटोरियल सेशन दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल 6 बजे प्लान कर दिया, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि 6 PM प्लान किया मैंने द हिंदू एडिटोरियल दोस्तों आपके साथ, इसको मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा 10:30 पर अपना मैराथन सेशन होगा इंटरनल सिक्योरिटी का दोस्तों। लास्ट वीक पहला क्लास किया था, सेकंड क्लास है 10:30 PM पर। जरूर आइएगा लाइव यहाँ पर आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी मेरे साथ। 30 जनवरी यानी कल सुबह हम प्लान करेंगे, सुबह 8 बजे सर हिंदू एडिटोरियल होगा क्लास में अपना, और 10 बजे इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसी बीच दोस्तों, इसी बीच प्लान किया है मैंने, जो प्रेसिडेंट की स्पीच हुई है आज, उस पर मैं कुछ ब्रीफ कर पाऊँ आपको। एक शानदार PPT मैं तैयार कर लिया है आपके लिए, बहुत ही शानदार PPT तैयार किया है उसका मैंने, तो वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, पढ़ाऊँगा दोस्तों पूरा मैं आपके साथ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे संग लाइव चले रहें, लाइव चलते रहें दोस्तों यहाँ पर। चलो ठीक है यहाँ पर दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगा बोरिंग स्पीच थी दोस्त, बोरिंग लगेगा, लेकिन यूपीएससी के लिए इस काम की स्पीच कुछ नहीं होती। अभिभाषण होता है राष्ट्रपति की, जो स्पीच होती है बताती है सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, तो वो जानना जरूरी है आपके लिए दोस्तों। तो यूट्यूब फेस्टिवल में आज हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली प्रेसिडेंट की स्पीच में लगता है लेट नाइट करें, 12 बजे बात करूँ उसके बारे में, क्योंकि तैयार हो चुका है लेक्चर। वो हो सकता है उसके बारे में रात को 12 बजे चर्चा में करूँ आपसे, प्रेसिडेंट स्पीच के बारे में। मिस नहीं कीजिएगा। बाकी कोई स्पेशल सेशन होंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो तो आपके लिए आते रहेंगे छोटे मोटे सेशंस। लेकिन ये बड़े सेशंस की प्लान मैंने किए आपके साथ ये हैं। राष्ट्रपति का स्पीच भी होगा दोस्तों बात करने के लिए। फटाफट आ जाइए मेरे साथ यहाँ पर। चलिए क्या है आज के इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों। इससे आगे बढ़ूँ, एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों मैं, एक छोटी जानकारी दे दूँगा आपको यहाँ पर मैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ अनअकैडमी पर आपके लिए डिफरेंट क्लासेस चलती रहती हैं, सभी जानते हैं आप लोग। तो मैं दोबारा उसको ज़्यादा
तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिफरेंट क्लासेस को, चाहे वो प्लस क्लास हो, फ्री क्लासेस हो आपके लिए, यूट्यूब पर फ्री क्लास हैं, ऐप पर फ्री क्लास हैं आपके लिए, स्पेशल क्लास चलती हैं, स्पेशल सेशन चलते हैं दोस्तों। वहाँ हम लोग टेस्ट में आप टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ आपके लिए, टेस्ट ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ काफ़ी कुछ है आपके लिए। स्पेशल क्लास जिसमें क्विज होते हैं, स्पेशल क्लास होती है, मैं खुद करंट अफेयर्स कराता हूँ वहाँ पर आपको, रात को 10:30 बजे सुबह हो चुका है आज, तो वहाँ पर आपका करंट अफेयर सेशन होता है दोस्तों डेली का डेली। उसके बाद आपका क्विज लेता हूँ मैं डेली, तो वहाँ आप फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। और उसके लिए क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करने के लिए कोड मांगेगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना है दोस्तों, ASHIRWAD आशीर्वाद 1010, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करेंगे दोस्तों, आप जुड़ पाएंगे मेरे साथ ऐप के ऊपर। एक बार ऐप पे आने के बाद आप कोई भी टीचर क्लास वहाँ देख सकते हैं जो स्पेशल क्लास चल रही हैं। इसके अलावा प्लस क्लास होती है दोस्तों, प्लस एक पेड सब्सक्रिप्शन है हमारा, जहाँ पर आपके लिए डिफरेंट बैचेस चलाए जा रहे हैं प्री ऐप पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ हमारा एक्सपर्ट टीचर आपको तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप। उसके लिए भी आपको यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड और एक फीस में डिस्काउंट प्राप्त करना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की, बात करते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में दोस्तों, लोग समय के अनुसार आपके साथ। आइए चर्चा करें हम लोग आज के आपके सर्वे में क्या है सर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह इस बार का इकोनॉमिक सर्वे भी 2 पार्ट में आया है सर। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे भी 2 पार्ट में आया है, पार्ट 1 पार्ट 2 हमेशा की तरह। हालांकि कभी कभी एक पार्ट ही आता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार 2 पार्ट, दोनों पार्ट एक साथ आ गए हैं। आमतौर पर 2 पार्ट एक साथ ही आते हैं। एक पार्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बड़ा शानदार लगा मुझे, पढ़ के दिल से बोला कि लग रहा है जल्दी पढ़ लूँ उसको, मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ, जितना टाइम मिलेगा फटाफट पढ़ के खत्म किया जाए उसको। बहुत ही शानदार चीज़ें उसके अंदर हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर दिए इस बार इकोनॉमिक सर्वे में आपको। तो 2 पार्ट में इकोनॉमिक सर्वे है। एक होता है काफ़ी हद तक इकोनॉमी में क्या रहा लास्ट ईयर, एक होता है लास्ट इकोनॉमी कैसी रही आपकी, कैसी अर्थव्यवस्था चली आपकी और क्या क्या था पिछले साल। ओके दोस्तों, जुड़ गए, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए फटाफट इसको, रिफ्रेश कर लीजिए, फटाफट रिफ्रेश कर लीजिए। क्या मेरी आवाज़ पहुंच गई दोस्तों? नहीं, बैटरी नहीं, आई डोंट नो, सडनली कैमरा बंद हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शो में ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे 2 पार्ट में है दोस्तों। एक पार्ट जो फुली मेंस ओरिएंटेड है, एक पार्ट जो क्या हुआ, क्या ग्रोथ रही, कैसी ग्रोथ होगी, दुनिया में क्या क्या हुआ एक साल के अंदर, वो होगा। और एक पार्ट जो पूरा आपका बेस्ड होता है आपके आने वाले विजन पर, सरकार का विजन क्या है, सरकार कैसे काम करने वाली है, सरकार किस सेक्टर फोकस करने वाली है। बहुत ही शानदार दोस्तों उसमें आया है, बात करूंगा आपसे मैं यहाँ पर। ओके, पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे जो नहीं जानते हैं फ्रेशर लोग, उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है बता दीजिए छोटा सा दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। उसको लिखता कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसको राइट कर इसको लिखता है। और इसको लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। निर्मला जी रख रही हैं इसको, इन्होंने लोकसभा में रखा 1 बजे, 3 बजे वो राज्यसभा में रखेंगे इनको, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, वार्षिक दस्तावेज है, जिसको लिखता कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसको सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रखा जाता है संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है, ठीक है सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सुन लीजिए ये होता क्या, डॉक्यूमेंट में लिखा क्या होता है सर। इस डॉक्यूमेंट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल जो बीता है, पिछला साल यानी पिछले साल अप्रैल से लेकर अब मार्च आने वाला है, फरवरी आने वाला है, इन 10-11 महीनों में देश की ग्रोथ कैसी रही, देश ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए, देश में इन्फ्लेशन कैसा था, देश में ग्रोथ कैसी थी, देश में व्यापार कैसा रहा, देश का एग्रीकल्चर कैसी रही, देश में सामाजिक वेलफेयर स्कीम कैसे चली, देश में सर्विस सेक्टर कैसा रहा, राजकोषीय घाटा कैसा रहा, रेवेन्यू कैसा रहा, कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको मिलता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। और साथ ही साथ जब भी कोई चैप्टर एंड होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो वहां लिखा होता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, यानी वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं भाषा में अपनी, लिखा होता है सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ
और इसे बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हर चैप्टर के एंड में एक वे फॉरवर्ड लिखा होता है। तो अच्छी बात होती है, उस सेक्टर में कुछ कमियां हैं या कुछ सरकार प्रयास कर रही है तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, काम ही एडवाइजर, सलाहकारी हैं चूंकि वो, तो सलाह देते हैं लास्ट में आके ये करना चाहिए। ठीक है सरकार। तो इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है एनुअल डॉक्यूमेंट है, क्या सर इसको जारी करना जरूरी है? नहीं, चाहे तो ना करे, ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर कि करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जारी करना कोई संवैधानिक काम नहीं है कोर्ट का, आपके न्यायालय का या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है ये। वो जारी करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, लेकिन वो जारी करती है संसद को मालूम हो सके कि आखिर उसने क्या उपलब्धियां हासिल की। कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्डिंग नहीं है कि करना ही पड़ेगा। वो करना चाहे तो करती है, और करती हैं, आमतौर पर सरकारें करती हैं। कई बार जब अंतरिम सरकार होती है, चुनाव आने, जैसे लास्ट 2 साल पहले की बात करें, 2019 की बात करें, फरवरी का महीना था, मई में चुनाव होने थे लोकसभा के, तो सरकार ने इंटरिम एक सर्वे कहा नहीं करेंगे, बाद में नई सरकार आएगी वो करेगी, तो वहाँ सरकार ने मना भी कर दिया। तो जारी करना कोई यहाँ पर लीगलिटी नहीं है, कोई बंधन नहीं है सरकार के ऊपर, जारी करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, लेकिन अमूमन सरकार जारी करती हैं, कभी एक पार्ट कभी 2 पार्ट में। ठीक है सर, यहाँ तक कोई समस्या हमको नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, तो सदन में रखा जाता है, बजट सेशन जब चालू होता है आमतौर पर रखा जाता है, बजट से चालू हुआ से हमारा आज ही रखा गया इसको सर। ठीक है, चलिए तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या है, पिछले साल हमने क्या किया, बजट क्या है, आने वाले साल में क्या करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आया है, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे जो भी आया आप देख रहेंगे, मेरे साथ देखेंगे, वो 2020-21 का होगा। तो याद रखिए, बोलते समय ध्यान रखिएगा, गलत भाषा मत बोलिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2020-21 का होगा, और जब बजट आएगा तो जो बजट होता है दोस्तों वो अगले साल का विजन होता है, यानी कि वो 2021-22 का बजट होगा। तो मुझसे पूछे कौन सा सर्वे आया, तो मैं कहूँगा फाइनेंशियल ईयर 21 का सर्वे आया है, वित्तीय वर्ष 21 का सर्वे आया है, और बजट किसका आएगा, फाइनेंशियल ईयर 22 का बजट आएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए ये। तो 2022 का बजट आएगा तो अब ये सर्वे जो आया है ये फाइनेंशियल ईयर 21 का सर्वे है, इसका मतलब 20 से 21, और बजट किसका आएगा, फाइनेंशियल ईयर 22 का आएगा। ठीक है, तो गलती ना हो, उसको ध्यान से समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या लिखा है इस बार। ठीक है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे का आप कवर पेज देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं देख ही रहा हो कवर पेज आपको, और बहुत ही क्लियर कर दिया सरकार ने इस वक्त में कोरोना छाप दिया फ्रंट पेज पर। और कोरोना में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखी है सरकार ने यहाँ पर दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसको एक बार देखें कवर पेज को केवल। एक तरफ है अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, और एक तरफ है रिस्क। जी हाँ, इकोनॉमी रिस्क, हेल्थ रिस्क, जीवन, लोग मर रहे हैं, लाइव रिस्क। और यहाँ पर हैं आपके पास रिफॉर्म करने हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, आप यहाँ पर लोगों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पर आप कहीं ना कहीं वैक्सीन दे सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है सरकार यहाँ पर, यानी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत, ये सब। तो रिस्क हैं बहुत सारे, लेकिन अवसर भी हैं, और अवसर भारी हैं, अवसर का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि आपदा ही अवसर है। ठीक है, यही थिंक है इस बार का, आपदा ही अवसर है, यही इसका बनाया गया इस बार का कवर पेज सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर, हम लोग नेक्स्ट बात कर लें इकोनॉमिक सर्वे में है क्या सर। एक एक करके दोनों पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पार्ट नंबर 1 जिसमें मेंस का डिस्कशन होता है, पार्ट नंबर 2 इसमें काफ़ी हद तक प्री कम मेंस का डिस्कशन होता है। दोनों पार्ट की बात चर्चा कर लें, स्कैन कर लें आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही 2:30 बजे मेरे हाथ में सर्वे आया है, तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको क्या क्या सर्वे के अंदर है। पूरा सर्वे अब तक नहीं पढ़ा है मैंने, कितने पेज का मालूम सर्वे कितने पेज का है, आपको दिखाता हूँ मैं दोस्त। पहला पार्ट आप देखिए कितने पेज का है, और फिर हम बात करेंगे आपके साथ दोनों पार्ट की यहाँ पर। तो पहला पार्ट आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पर पहला पार्ट आपको दिखेगा ये, तो ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, और ये है 353 पेज का। ठीक है, 353 पेज का पहला पार्ट है। ठीक है सर, और दूसरा पार्ट भी अगर मैं खोल दूँ आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा पार्ट भी खोल दिया जाएगा सर्वे का आपके लिए दोस्तों, तो फाइंड आउट करेंगे मेरे साथ। वो है 561 पेज का, 561 पेज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 पेज से ज़्यादा, 1000 पेज तो पढ़ने ही हैं आपको, लगभग 1000 पेज के आसपास, थोड़ा कम उससे, 1000 पेज का सर्वे है दोस्तों यहाँ पर ये। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप, 1000 पेज का सर्वे 2 पार्ट में बटा है। ठीक है,
लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम लोग पढ़ें और मैं जल्दी सुना पाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था क्लास में अपनी, जैसे किसी घर में शादी वादी होती है ना, तो जैसे कन्या के पिताजी पर बहुत टेंशन होती है, यानी क्या होगा यार, कैसी रहेगी शादी, ऐसी इकोनॉमिक सर्वे मेरे लिए टेंशन होती है। बहुत सारा काम हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत सारा काम आते हैं, 1000 पेज पढ़ना है और जल्दी से पढ़ना है। मेन बात है कि समय नहीं है, डिलीवर भी करना है फटाफट इसको हमको यहाँ पर, तो बहुत प्रेशर में होता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ समरी पढ़ के काम चला लूँ या चार्ट पढ़ के काम चला लूँ, पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है आपको, समझ में आएगा, दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको ऐसे। अगर बात में करूँ चैप्टर नंबर, पहले पार्ट 1 की अक्सर बात की जाए, पार्ट 1 की बात की जाए आपके साथ, तो यहाँ पर पार्ट 1 में क्या है, चलिए ओके, पार्ट 1 में सही आइए, पार्ट 1 चलता हूँ। देखिए चैप्टर देखें कौन कौन से आपके साथ हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं अपने आप में ये, और इसलिए मुझे लगता है कि मेंस के सवाल तो बनने ही चाहिए यहाँ से। ओके, आइए दोस्तों, एक बार चैप्टर नाम पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, मैं आपको सर्वे कर से स्कैन कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पर क्या क्या चैप्टर बताए हैं, सुनिएगा। पार्ट 1 का पहला चैप्टर, आपको समझ में आएगा कोर आइडिया क्या है। तो मैं चाहूँगा कॉपी पेन लेके बैठे, तो कोर आइडिया, मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य आइडिया क्या है इस चैप्टर का, अगर वो क्लियर हो गया तो आपको मालूम पड़ेगा सरकार का ध्यान किस तरफ है। और जब भी उस बारे में कोई खबर आया करेगी भविष्य में, तो आपको याद आएगा अच्छा सर्वे में कुछ लिखा था इसके बारे में। तो कोर आइडिया क्या है इस चैप्टर का, वो बता रहा हूँ दोस्तों मैं। कोर आइडिया मतलब कोर एक लाइन का हेडिंग बढ़ के कि सरकार किस चीज़ पर फोकस कर रही है। यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे 10 चैप्टर में दोस्तों हम लोग। यहाँ पर पहला जो चैप्टर हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला चैप्टर जो है सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड अमिडस्ट ऑफ वंस इन सेंचुरी क्राइसिस। जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, सेविंग, जीवन को बचाना है, आजीविका को बचाना है। एक ऐसी त्रासदी है जो शतकों में या 100 साल में एक बार होती है, यानी समस्या वही है, जीवन या आजीविका। लॉकडाउन कर दिया आपने, लोगों का जीवन तो बचा लिया, लेकिन आजीविका का संकट आ गया, आजीविका भी देनी पड़ेगी आपको, लाइवलीहुड उनको देना पड़ेगा। तो जीवन कैसे बचाया जाए, रिस्क कैसे, मैंने आपको कहा रिस्क देखा पीछे आपने, वहाँ क्या क्या लिखा था रिस्क वाली साइड में, वहाँ आपका जीवन, आपकी आजीविका, आपकी हेल्थ को कैसे बचाया जाए, लाइफ, हेल्थ और इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए। तो वही यहाँ पर है, कैसे करें हम लोग ये काम, कैसे होगा ये पूरा, इस पर चर्चा की गई है। और उसमें बताया गया कि भारत किस प्रकार वी शेप रिकवरी कर रहा है, इसमें चर्चा की गई है कि भारत किस प्रकार वी शेप रिकवरी कर रहा है, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है हमारे यहाँ पर, और भारत की जो पॉलिसीज़ थी उसकी बात यहाँ की गई है। चलिए सुन लीजिए आराम से। तो पहला टॉपिक मिलेगा आपको दोस्तों, जीवन आजीविका बचाएं या अन्य चीज़ें बचाएं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने प्लान किया, और बड़ा अच्छी यहाँ बता दूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा समझाया है, इंडियाज़ ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स। जी हाँ, भारत का पॉलिसी रिस्पॉन्स कैसा था, शॉर्ट टर्म क्या, शॉर्ट टर्म पेन था, लॉकडाउन था, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन था, बहुत फायदा मिलेगा लंबे समय में हमको यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा समझाया है कि क्या हमको लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था। तो आपसे कोई जस्टिफाई करने को कहे कि आप भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया मार्च महीने में, केस तो अब आ रहे हैं नए नए यहाँ पर, बीमार तो तब भी 1 करोड़ से ऊपर लोग हो गए हमारे यहाँ पर, तो मर तो तब भी गए 1.5 लाख लोग हमारे यहाँ पर। तो फ़ायदा क्या रहा लॉकडाउन का, ऐसे नहीं लगाते तो अच्छा था। ये डिबेट चल रही है देश के अंदर, लेकिन ऐसे में उसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको, इस चैप्टर में, कि यार लॉकडाउन लगाना क्यों ज़रूरी था, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस थी, यहाँ मिलेगा आपको। तो भले ही लोगों का जीवन, हमने आजीविका नष्ट हो गई थोड़ी सी, लेकिन हमने जीवन बचाया लोगों का, वो ज़रूरी था यहाँ पर। आइए सर, चलिए सर आगे बढ़े थोड़ा सा आपके साथ। सेकंड चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत शानदार चैप्टर मुझे लगता है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है सर, पढ़ के सुनाएंगे। सेकंड चैप्टर दोस्तों, डज ग्रोथ लीड टू अ डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। अब समझिएगा, इस साल सरकार का उधार ना बहुत बढ़ गया है, सरकार का उधार बहुत बढ़ गया है, और ये उधार सस्टेन करेगा तो ग्रोथ क्या हो पाएगी, ग्रोथ लेड टू डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। समझिएगा हमारे यहाँ पर भारत में किस प्रकार ऋण बहुत जाल बढ़ता जा रहा है, जीडीपी पर उधार बढ़ रहा है। तो आप जो विकास इस समय कर रहे हैं ना, उधार की जिंदगी जी रहे हैं, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा शब्द अपने आप में। ये जो जीवन है, ये जो जीडीपी इस समय है, वो उधार की है, बहुत उधार हो गया जीडीपी के ऊपर, तब जीडीपी सांस ले पा रही है। यानी ये वेंटिलेटर पे लेटी इकोनॉमी, ऑक्सीजन सांस दी जा रही है बाहर से, तो क्या सस्टेन कर पाएगी लाइफ ये? क्या हमें अपना कुछ तैयार करना होगा? क्या इकोनॉमी इस समय ज़रूरी है इस प्रकार की? ये क्वेश्चन एग्जाम में तैयार रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं पढ़ रहा था, पहला वाला पार्ट पढ़ रहा था दोस्तों, वहाँ भी मुझे बाकायदा इसी चीज़ पर
काफ़ी कुछ पढ़ने को मिला। मैं आपको एक शेयर करता हूँ छोटा सा, यहाँ पर एक छोटी चीज़ मैं शेयर करूँगा दोस्तों। पब्लिक डेप्ट, अगर आप नोटिस करें मेरे संग दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 में डेटा दिया है, वो काम का है मेरे लिए। मैंने कहा ना पार्ट 1 पीटी बहुत काम आता है, तो पार्ट 1 में डेटा दिया हुआ है दोस्तों मेरे को यहाँ पर एक, वो आपको दिखाता हूँ, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया था। तो पार्ट 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है, उधार सरकार का, पब्लिक डेप्ट है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार का उधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ कहा गया है, कहाँ 50-60 हज़ार चल रहा था, क्रॉस कर गया सडनली 90 लाख करोड़ पे आ गया है। और ये 2019-20 का है दोस्तों, ये 2019-20 का है। और अब 20-21 का डेटा जब आएगा ना, तो ये क्रॉस कर चुका होगा 120 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि आप समझ सकते हैं देश पे बहुत उधार हो चुका है। तो क्या ये उधार बहुत सस्टेन कर पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार की उधारियां लगातार बढ़ रही हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, और अच्छी बात इस बार क्या की है, जो मैं शायद 2 दिन पहले चर्चा कर रहा था आपसे, आपको याद होगा, ऑफ बजट फाइनेंसिंग की। ऑफ बजट फाइनेंसिंग की जो मैं बात कर रहा था, इस बार सर्वे ने मान लिया कि हाँ वो उधार बढ़ रहा है। अच्छी बात है, सरकार ने इसको मान लिया। और यहाँ पर देखते हैं, जब सरकार कहती है एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स, जी हाँ, बजट के अलावा भी हम कहीं से पैसा लेकर आ रहे हैं जो बजट में मेंशन नहीं है। तो सरकार ने इस बार क्या कर दिया दोस्तों, मान लिया कि हमारे ऊपर 1 लाख करोड़ हम उधार करना चाहिए, मुझे एक बड़ा राशि हम यहाँ से उधार लेकर आ रहे हैं। तो यानी सरकार ने स्वीकार किया ये कि ये भी हम पैसा ला रहे हैं और ये भी जोड़ना चाहिए हमारे घाटे के अंदर। यानी इंपॉर्टेंट बात समझिए दोस्तों, सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि सरकार उधार लेकर सस्टेन कर सकती है। क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे इकोनॉमी को अपनी? क्या ये जो ग्रोथ है ये सस्टेन कर पाएगी? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी होता है? आज के रिसोर्स आज खर्च करो। हम उधार लेकर आ रहे हैं, चुकाना किसको पड़ेगा? भविष्य की पीढ़ियों को। क्या वो ग्रोथ कर पाएंगे उस केस में? क्या सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगी? टॉपिक है मेंस में पेपर 3 में आपका सस्टेनेबल ग्रोथ। तो क्या भारत की उधार लेने वाली अर्थव्यवस्था भविष्य में ग्रोथ कर पाएगी? आपको ब्याज ही तो चुकाना पड़ जाएगा आने वाले सालों में कि उधार बहुत बढ़ गया है। तो क्या ये उधार शॉर्ट टर्म की लाया गया है? एक अच्छा पहलू दिया है इस चैप्टर के अंदर, मैं पढ़ूंगा, ज़रूर शेयर करूंगा आपसे। एक शब्द आपको याद होगा दोस्तों, मैं कल ही बात कर रहा था आपसे, थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इस पर एक बात मैं कर रहा था, आपको याद हो, क्राउडिंग आउट। जी हाँ, अगर सरकार उधार लेकर आएगी, उधार सरकार लाएगी तो क्या होगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। अगर बच्चे लोग आपको याद हो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास मेरी, मैं समझा रहा था इम्प्लीकेशन ऑफ बजट फाइनेंसिंग। जब सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। इस बार सर्वे में चर्चा की गई है कि सरकार बहुत उधार लेकर आ रही है, जिससे क्राउडिंग आउट हो जाएगा, निजी लोगों को पैसा नहीं पहुंचेगा। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जब सारा सरकार पैसे खुद उठा लेगी अपने लिए, तो निजी लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचेगा? ये सर्वे में चर्चा की गई और मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार मेंस में आने वाला है। तैयार रखिएगा दोस्तों। प्री और मेंस के स्तर पर क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये पीटी के स्तर पर या से जुड़ी टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकती हैं, और यहाँ पर दोस्तों चर्चा होगी क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, सरकार उधार लेकर आ रही है। मैं मानता हूँ इस चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन प्री और मेंस में निकलने वाले हैं। तैयार रखिएगा इस टॉपिक को लेकर, हम बात करेंगे इस पर आपके साथ। समझ में आ रही दोस्तों बातें मेरी? समझ में आ रही हैं आपको? यहाँ पर क्या समझ में आई हैं बातें? मैं फोकस क्या करना चाह रहा हूँ आपके साथ, एरिया ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए आपका इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद। इस पर कोई भी खबर आती है आने वाले 6-8 महीनों में, तो आप संभाल के रखेंगे उस खबर को, क्योंकि वो पीटी के लिए काम आ सकती है। यस सर, याद है क्राउडिंग इफेक्ट बताया था आपने, तो मैं बात कर रहा हूँ क्राउडिंग इफेक्ट की बात। सर्वे कर रहा है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है इस चीज़ का यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या हो रहा है, आइए दोस्तों, और क्या हो रहा है। तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर क्या कह रहा है सर? इस पर देख रहे हैं, इस बार इंडिया का डेप्ट स्ट्रक्चर बताया गया है पूरा का पूरा। भारत का उधार का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं 2 मिनट ले जाऊं इस टॉपिक पर आपको साथ, तो मेरे संग चलिए रहा इस यात्रा पर आप मेरा। तो भारत का डेप्ट स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, बड़ा शानदार उन्होंने बता के दिखाया है यहाँ पर कि भारत में कहाँ कहाँ से उधार लिया जा रहा है, कंपोजिशन क्या भारत के उधार का। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा अपने आप में, पूछ सकता है जहाँ पर ये। और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने चार्ट बना के समझाया भी, देखिए बड़ा एक इंटरेस्ट चार्ट बना के समझाया सर्वे में। इस बार क्या किया इन लोगों ने सर
ये क्या किया है, दुनिया की बाकी आपको दिखाया कि आप बढ़ रहे ना, टेंशन मत लो भारत, तुम अकेले नहीं हो। वो जापान को देखो यार, वहाँ तो इकोनॉमी का 400-500% उधार है उनके ऊपर, फिर भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये वो सब। इंडिया तो फिर 122% पे तो है यार। इंडिया के जीडीपी का 122% उधार है हमारे ऊपर तो केवल। बड़ी बात दोस्तों, बड़ी बात है यहाँ पर। हमारे यहाँ अगर सरकारी उधार की बात कर लीजिए, सरकारी उधार हो गया 70% ऑफ जीडीपी। 70% जीडीपी हो गया दोस्तों। ये कब का डेटा है? 18 का डेटा है, ठीक है ना। ये 18 का आंकड़ा है दोस्तों, और अभी तो ये बढ़कर 85-90 होने वाला है। कोरोना के काल में 90 क्रॉस कर जाएगा आराम से। यानी जितनी हमारी जीडीपी है उतना ही हम पे उधार होगा, लगभग उतना ही उधार होगा। तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो सर्वे कह रहा है सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये देश भी सर्वाइव कर रहे हैं कई सालों से। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? होने दो उधार। लेकिन क्या ये उधार सस्टेन करेगा, हमको ग्रोथ करने देगा? बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। ये सवाल यूपी पूछेगा, यूपीएससी में लगता है आने वाले सालों में तैयार रखिएगा इसको लेकर। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेप्ट, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है भारत में, कौन कौन उधार लेता है, निजी कंपनियां कितना लेती हैं, सरकार कितना लेती है, ये लगातार उधार बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे आपके साथ, आगे चलेंगे। मैं आपके संग अभी इस चैप्टर, इस लेक्चर में प्रयास कर रहा हूँ सर्वे की मोटी मोटी बातें रख दूँ सामने। सर्वे का फोकस एरिया क्या है, जिससे हम लोग जब कल थोड़ा एनालिसिस और करेंगे आपके सर्वे का, तो हम लोग क्लियर हो पाएंगे सर्वे में पढ़ना क्या क्या चीज़ें आपको इससे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कुछ आपके साथ। और याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलेंगे आपको कि यार सर्वे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा लेक्चर सुनो हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, आपको सर्वे पढ़ना पड़ेगा। कठिन रास्ता है, चुनना आपको है। आपको सरल और इजी रास्ता चुनना है या कठिन रास्ता चुनना है, पढ़ना है सर्वे, बैठ के पढ़ लो दोस्तों। आप जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे ना, इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे, पक्का बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पेन होगा, लॉन्ग टर्म गेन होंगे। भारत सरकार की बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत फायदा होगा सर्वे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि छोटी बुक लेकर आ गए वो पढ़ के काम चला लेंगे, हो ही नहीं सकता दोस्त। ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि सर्वे को पढ़े बिना एक समझ बनाना इकोनॉमी, खासकर इस सर्वे को जो इतना शानदार है, जो विज़न तैयार कर रहा है। क्योंकि उधारी ये आज की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है सस्टेन कर पाएगी। यानी हमें वही तो बात चाहिए, 10 साल बाद हम कहाँ सोचें, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, ये सर्वे दिखा रहा है आपको यहाँ पर। तो मैं कल ही बोल रहा था, सरकार का जो बजट होगा, उस दिन में चर्चा दीपांशु से हो रही थी, जब आपके करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट उनसे बात मेरी हो रही, तब मैंने कहा था कि सरकार का जो बजट होगा ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाला होगा, सर्वे होगा, 10 साल का सर्वे होगा ये। अगर इसको पढ़ लेंगे तो आप जान पाएंगे भारत सरकार कहाँ जा रही, किस दिशा में जा रही है। चलिए लौट के आते हैं दोस्तों आपके साथ, लौट के आते हैं हम लोग यहाँ पर। और क्या है सर इस बार के सर्वे में, और क्या है, आइए रहा दोस्तों चलते हैं आपके साथ। थर्ड चैप्टर दोस्तों हिंदी में आ गया होगा दोस्तों, हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा, आ गया होगा। मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगा। सर्वे पढ़ना चाहें पूरा पढ़िए सर्वे को, लेकिन उसको आप खुद पढ़िए, उसको शॉर्ट कर लीजिए कि यार ये पढ़ना ही काम का नहीं है, पढ़ना ही काम का नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सर्वे को अपनी आंखों से गुजारिएगा ज़रूर। जो ग्राफ्स बने, ठीक है, बहुत सारा काम का नहीं है, 1000 पेज का है, हार्डली पेज पढ़ने के लिए 200 होंगे, 200 पेज भी नहीं पढ़ने होंगे, 150 पेज ही पढ़ने होंगे। लेकिन 150 पेज के नोट्स होंगे ना, आपके हाथ में अच्छा रहेगा। PDF मार्क कर लीजिए, ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, ऑनलाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा उनको, बहुत आसान होगा दोस्त, बहुत आसान होगा। लेकिन पढ़ना खुद ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए सर, ठीक है, अब आइए आगे बढ़ें आपके साथ। अगला चैप्टर क्या है? अब भारत सरकार थोड़ा सा मूड में आ गई है। मूड मतलब सुनो यार, हमारा उधार बढ़ता है, चिंता क्या होती है सरकार की? पहली चिंता उन्हें क्या होती है? उधार बढ़ गया, अब उधार मेरे ऊपर होगा मान लीजिए, तो सरकार कहती है, आपको याद होगा मैं 2 दिन पहले ही जब मैं फिस्कल की क्लास ले रहा था आपसे, और मैं कह रहा था उसको ढंग से पढ़ लो। मैं क्यों पढ़ाई थी वो क्लास आपको? इम्पल्स में राजकोषीय पॉलिसी की मैंने इसलिए कहा था, बैठ आएगा, बहुत काम आएगी। मैं एक लाइन बोली थी वहाँ पर कि जैसे जैसे आपको उधार बढ़ता है, ये बाहर रेटिंग एजेंसी वाले बैठे हैं ना, ये देखते रहते हैं भारत की रेटिंग को, भारत के घाटे को। अच्छा घाटा ज़्यादा हो गया, सरकार तो निकम्मी है, सरकार कुछ काम नहीं हो रहा सरकार से, आपकी रेटिंग को नीचे कर देते हैं। वो मूडीज़, वो S&P, वो फिंच वाले बैठे हैं, वो आपकी रेटिंग को नीचे कर देते हैं। सरकार ने कहा चिंता मत करो, इस बार सरकार क्या कह रही है सुन लीजिए। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, कोट अनकोट कर रहा हूँ। क्या कह रही है सरकार? डज इंडिया सोवरन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट एज फंडामेंटल्स? नो। जी हाँ, थोड़ा जूम कर दूँ, पढ़ पाएँ इसको आप लोग आराम से। तो यहाँ पर जो लाइन कही गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही गई है दोस्तों,
क्या भारत की जो रेटिंग दिखाती हैं तमाम सारी कंपनियां, ये कंपनियां, क्या भारत के ये मूलभूत जो फंडामेंटल बेसिक है हमारी इकोनॉमी के, क्या उसको दिखाते हैं ये? नहीं जनाब। आप कहते हो भारत की रेटिंग खराब हो रही है, आप कहते हो भारत की रेटिंग खराब हो रही है, हम तो नहीं मानते। हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे मूलभूत तत्व बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी के हमारे, वो कमज़ोर नहीं होने वाले। यानी बहुत सीधी बात दोस्तों, बहुत क्लियर कर दिया सरकार ने, हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और ये रेटिंग एजेंसी कभी नहीं दिखा सकती। यानी चिंता मत करो, हम देश के लोग जब देखेंगे रेटिंग एजेंसी ने खराब कर दी रेटिंग इंडिया की, उधार लेगा सरकार तो खराब करेंगे रेटिंग ये लोग। तो सरकार पहले से सचेत कर रही है, आशीर्वाद चिंता मत करो, अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, अपने फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। भले ही पहले टेस्ट में नंबर कम आ गए हो, सेकंड में नंबर कम आ गए हो, चिंता मत करो, बेसिक बहुत स्ट्रांग है, यूपीएससी निकलेगा अपना। तो चिंता मत करो, फंडामेंटल्स को नहीं दिखाता टेस्ट में 2-4 नंबर कम आ गए, किसी इंस्टीट्यूट टेस्ट लिया यार, कोई इंस्टीट्यूट आपका टेस्ट ले रहा है, उसने जो नोट्स में लिखवाया था वही आपको टेस्ट में दे दिया उसने, कठिन क्वेश्चन ना दिए, डरो मत उसको देखकर। आपने बेसिक्स पे ध्यान रखो, आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी इकोनॉमी चल रही है, एग्रीकल्चर से आपकी इकोनॉमी चल रही है, देश के लोगों से, मजदूरों से, देश के किसानों से, चिंता मत करो, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है यहाँ पर। तो ऐसे में रेटिंग की चिंता करना छोड़ दो। इससे क्या माहौल जाएगा कि रेटिंग देंगे, कहेंगे डाउनग्रेड कर दिया भारत को, तो हम लोग कह पाएंगे छोड़ो यार उनको, अपनी इकोनॉमी की देखो, अपनी इकोनॉमी ताकतवर है। सरकार आपका मूड स्विंग कर रही है, सरकार चाहती है आप ध्यान मत देना, उनकी रेटिंग पे आएंगी पक्का खराब आएंगी, नीचे भी कर देंगी रेटिंग आपकी, डरना मत, हिंदुस्तान के लोगों को डरना मत, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जबकि सरकार अंदर तक जानती है, लिखा नहीं है, अंदर भी जानती है सरकार, रेटिंग खराब होने का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन देश के लोग तैयार रहे हमारे की रेटिंग हमारी नीचे जाने वाली है, और हमारी रेटिंग हमारे फंडामेंटल्स को नहीं दिखाती है। ठीक है दोस्तों, अगर पहुंच गई होगी आप तक बात तो मजा आ जाएगा यहाँ पर। ये चलिए, पॉलिटिकल होके मत देखिए चीज़ों को यार, कब होके पॉलिटिकल को छोड़ लो, पढ़ लो, काम आएंगी चीज़ें। तीसरा टॉपिक मतलब कुल मिलाकर है हमारा कि ये जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं हमारे यहाँ पर, ये फंडामेंटल्स को नहीं दिखाती हैं दोस्तों। ये भारत की ना, ये भारत के प्रति बायस होती हैं हमेशा, ये निष्पक्ष नहीं होती हैं, ये भारत सरकार के लिए बायस होती हैं हमेशा, इनको भारत से दुश्मनी है और ये भारत से नाराज़ रहती हैं हमेशा। तो चिंता की बात नहीं है हमको, हमें अपना काम करते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है दोस्तों। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिसी इंप्लीकेशन, सरकार नीति बनाए, वे फॉरवर्ड क्या हो यहाँ लिखा होता है इसमें। तो सरकार को डरना नहीं है पॉलिसी रेटिंग एजेंसी से, अपना काम करते रहे भारत सरकार, चिंता ना करे वो क्या कह रहे हैं। तो ऑर्डर वाइज समझिएगा, सर्वे का ऑर्डर समझ में आ रहा है, हमने जीवन बचाया लोगों का, इकोनॉमी खराब हो गई, कोई बात नहीं। सेकेंड चैप्टर में इकोनॉमी को बचाने के लिए उधार लेकर आए हम लोग, उधार पर इकोनॉमी चल रही है, टेंशन है लेकिन चल रही है। अब उधार लेकर आए हैं तो घाटा होगा, और घाटा को रेटिंग एजेंसी नीचे करेंगी रेटिंग हमारी, डरने की बात नहीं है। हटाओ यार, हम लोग अपना देश आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड चैप्टर, आइए फोर्थ चैप्टर की बात करें सर, फोर्थ चैप्टर की बात करें। फोर्थ चैप्टर देख लीजिए, इनइक्वलिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस की बात करें हम लोग यहाँ पर। ये आपको याद हो दोस्तों, कल मैं आपको रात में करंट अफेयर्स में पढ़ रहे थे, बोल रहा था मैं इस बारे में आपको कि हमारे यहाँ पर असमानता बढ़ रही है, और मैं आपको नीति आयोग की रिपोर्ट भी कोट कर रहा था कल रात में, असमानता बढ़ रही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। और यहीं पर उन्होंने बात की है दोस्तों, क्या हमारे असमानता बढ़ेगी तो, और असमानता और गरीबी, जी हाँ, इसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ये प्लान बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने यहाँ पर। हम क्या करना है, समरी एंड कंक्लूजन लिखा उन्होंने यहाँ पर बकायदा, पढ़ नहीं पाया, पढ़ के बताऊँगा आपको बाद में जब पढ़ूंगा मैं, लेकिन समरी में क्या लिखा है चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में इसकी भी। लेकिन हाल फिलहाल जो मैं कल बोल रहा था आपसे कि आप उधार लेकर आएंगे, इकोनॉमी रन कर रही है, लेकिन कोविड-19 ने देश में असमानता पैदा कर दी है। जो बच्चे कल थे रात में करंट अफेयर्स क्लास में, मैंने आपको बताया था, नीति आयोग की रिपोर्ट भी मैंने चर्चा की थी कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर आपने पूरा सारे पढ़ लिया, आप ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं 2 घंटे के अंदर। दोस्त मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं साल भर से इकोनॉमी को देख रहा हूँ, और इकोनॉमिक सर्वे क्या है, साल भर की इकोनॉमी का एक समरी है। तो साल भर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप जान जाते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप खत का बदबू भाल लेते, लिफाफा देखकर वही बात है यहाँ पर समझ में आता है चैप्टर में क्या लिखा होगा इसके अंदर, उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार, 12 साल के अनुभव के आधार बोल रहा हूँ दोस्तों, चिंता ना करें, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको लगातार इन टॉपिक पे चर्चा करता रहा हूँ, आप नोटिस करें पिछले 6-8 महीने से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को सर्वे ने इस बार लिया है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर। तो
ठीक है। तो इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी समझिएगा दोस्तों, ये लगातार मुश्किल मुद्दा बना हुआ है। कल रात को मैं चर्चा कर रहा था इस पर, और मैं देख रहा हूँ सर्वे में बाकायदा दिया है ये टॉपिक कि समृद्धि, असमानता और सामाजिक आर्थिक आउटकम ये क्या हैं। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो असमान है और उसके सामाजिक असमानता और बढ़ गई है। कोविड-19 ने असमानता और बढ़ा दी है। कल मैं बात कर रहा था के कर्व की, यानी कुछ सेक्टर तो देश में ऊपर जाएंगे और कुछ सेक्टर ग्रोथ में नीचे आएंगे। तो जो नीचे आएंगे इससे समानता और बढ़ेगी हमारे यहाँ पर। मैं कल चर्चा कर रहा था आपसे दोस्तों के कर्व इकोनॉमी की, और वो मुझे लगता है शायद यहाँ पर इसके अंदर कंप्लीट किया गया, उसके अंदर बात की गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको पढ़िएगा। रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जी हाँ, समृद्धि और असमानता का गरीबी पर क्या प्रभाव होता है, गरीबी कैसे बढ़ती है इससे। तो बिल्कुल वही टॉपिक जो हम कल चर्चा कर रहे थे रात में आपके साथ दोस्तों, ये वही टॉपिक है। ठीक है, चलो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ उन लोगों से, लेकिन सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे नए आते हैं, वो नहीं जानते हैं कि आशीर्वाद सर कौन है, बस आ गए हैं यूट्यूब पर, उनको डाउट होते हैं। बिल्कुल डाउट दूर कर रहा हूँ उनके, चिंता मत करिए दोस्तों, विश्वास कर सकते हैं, करिए आराम से कि इन टॉपिक्स को ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ या पहली बार पढ़ रहा हूँ टॉपिक को, मैं लगातार हम लोग इन पर बात करते रहे हैं। बीइंग एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट मानता हूँ इस बारे में अपने आप को यहाँ पर कि हम ऑलरेडी चर्चा इस पर करते रहे। चलिए दोस्तों अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर कहाँ जा रहा है, अगला चैप्टर कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने कल रात का लेक्चर नहीं देखा है मेरे ऐप वाला तो उसको जरूर देख लेना, करंट अफेयर्स का। मैंने इसकी बात की थी यहाँ पर, असमानता और समृद्धि में संबंध, और असमानता को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है तो सरकारों को क्या करना होगा आने वाले सालों में। और वही मुझे लगता है इस चैप्टर के अंदर लिखा होगा मोटे मोटे स्तर पर। मेंस का पक्का सवाल, असमानता एक बड़ा टॉपिक है, अगले 10 सालों में इनइक्वलिटी बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। कोरोना के नाम पर जिसके पास वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा थी, वो आईटी इंजीनियर, वो हेल्थ एक्सपर्ट जिनके पास काम था, और देश में बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं था। एमएसएमई बंद थे, होटल इंडस्ट्री बंद थी, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद थी, असमानता और बढ़ रही है। जी हाँ, शहर और अमीर हो रहे हैं, गांव और गरीब हो रहे हैं। जी हाँ, उसकी बात करेंगे आपके साथ। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक आपको जो कवर कर रहा है, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। जी हाँ, ये मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये है अगले 10 साल का विजन सरकार का। सरकार ये मान रही है, अंडरलाइन कर रहा हूं, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। सरकार ये मान रही है कि अब आने वाले समय में ना स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा होगा। आपके पास 1 साल पहले एक लैब थी इस प्रकार के टेस्ट करने वाली, कोरोना टेस्ट करने वाली, एनआईवी पुणे में केवल। आज हमारे पास 2350 लैब हैं, 1 साल में तैयार की हैं। हम लोग लगभग 18 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं देश के अंदर। जहां आपके पास क्षमता नहीं थी 50-100 टेस्ट पर डे करने की, आज हम 18 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं 1 साल के अंदर। ये इंफ्रा तैयार किया है हमने, अस्पतालों का, वेंटिलेटर मशीन्स का इंफ्रा तैयार किया है हमने। और आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर फाइनली सेंटर स्टेज में आएगा, देश के विकास के मुद्दों में आएगा। यहाँ सरकार अधिक खर्च करती हुई देखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये मुझे पक्का बता रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट करेगा कैसे। पिछले साल यही सर्वे, यही हमारे चीफ ऑफ एडवाइजर कह रहे थे कि देश के हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी सर्वे का लास्ट एक संस्करण उठा के देखिएगा, वो कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, प्राइवेट मंडियाँ अच्छी होती हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग दवाइयाँ अच्छी होती हैं, सरकार को उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। आज वो सर्वे में कह रहे हैं, आपने क्या देखा 1 साल में, कोरोना के इलाज में प्राइवेट अस्पताल देखे और हमने सरकारी देखे, कौन मदद कर रहा था, हमने देखा ये सिस्टम। तो देश का हेल्थ केयर कितना ख़राब है हम देख चुके हैं। ऐसे में इस बार का सर्वे क्लियर करता है दोस्तों, क्या इस बार का सर्वे बहुत क्लियर कर रहा है, सिग्निफिकेंट मार्केट फेलियर, हेल्थ केयर नीड्स केयरफुल सिस्टम डिज़ाइन। जी हाँ, हम जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे हेल्थ केयर के लिए वो हमें केयरफुल करना होगा, ढंग से तैयार करना होगा। किस प्रकार मार्केट फेलियर हो गया है, किस प्रकार निजी क्षेत्र में मुश्किलें की हैं, और कोविड-19 एंड भारत की हेल्थ केयर पॉलिसी जो कह रही थी आपकी क्या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाइए। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा, प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हमको अपना पब्लिक पर, हेल्थ पर भी खर्च करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये होगा आने वाले दिनों में, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, सर्वे का कोट, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, केवल टॉपिक इंडेक्स दिखा रहा हूँ, क्या लाइन लिखी है पढ़िएगा। अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज इन इंडस्ट्री। जी हाँ, जो प्राइवेट क्षेत्र अनियमित घूम रहा है, 16 लाख का बिल बना दिया कोरोना का, 50 लाख का बिल बना दिया आपने 2-4 लोगों का, बाय हाई लेवल ऑफ मार्केट फेलियर। जी हाँ, ये एक बड़ा कारण है मार्केट फेलियर होने का। सरकार ने खुद मान लिया फाइनली सर्वे में
मान लिया सरकार ने कि गलती हुई है सरकार से यहाँ पर, नॉट गलती नहीं, रेगुलेट नहीं कर पाए इनको हम लोग। ये सर्वे में लास्ट ही कहा था कि प्राइवेट बढ़ाएंगे, इस बार सर्वे कर रहे हैं नहीं प्राइवेट ने गलतियां की हैं, हम फोकस करेंगे पापा। और याद रखिए साल भर से बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये बात कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे साल भर से, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। अपने प्राइवेट हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं देना है, प्राइवेट को काम करने दीजिए, सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार ने मान लिया कि अगले 10 साल 5 साल हम फोकस करेंगे अपने हेल्थ केयर, जो कि सेंट्रल स्टेज में होगा। अब सरकार ध्यान देगी यहाँ पर। आज स्पीच सुनिएगा राष्ट्रपति की, उनकी स्पीच के प्रारंभिक 15 मिनट ना वो लगातार ये बात बोलते रहे, बार बार ये बात बोलते रहे कि हम फोकस करना है किसके ऊपर, हमें फोकस करना है अपने हेल्थ केयर पर। बताते रहे कितने अस्पताल बनाए हैं सरकार ने, एम्स कितने बनाए हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। पहले 15-20 मिनट चर्चा उनका मुद्दा ये था, फिर किसान पे आए, फिर आगे गए वो। तो पहले हेल्थ सेक्टर की बात वो कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि सरकार की पॉलिसी के की प्रिंसिपल सेंट्रल स्टेज में अब हेल्थ आ चुका है, और ये बहुत काम का है क्योंकि यूपीएससी पसंद करता है इस टॉपिक को। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस पसंद करता है यूपीएससी। वह निबंध भी देगा, पेपर 2 में आएगा, पेपर 3 में आएगा, पीटी में आएगा। तैयार रखिए इन चीज़ों को दोस्तों। दोस्त बजट नहीं पढ़ा रहा हूँ, दोस्त मैं आपको बजट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे करा रहा हूँ, ठीक है। अभी निर्मला जी ने 1 बजे इसको लोकसभा में रखा है, 3 बजे राज्यसभा में रख दिया होगा। हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के एक कह सकते हैं मोटे मोटे रूप की। यहाँ पर हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 का भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तैयार होंगे मेंस में आपके। तो अगर आप तैयार करते तो क्या तैयार कर रहे हैं वो समझिएगा। इस बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर रिफॉर्म। जी हाँ, प्रोसेस रिफॉर्म, प्रक्रियाओं में सुधार। अगला चैप्टर दोस्तों नंबर 6 पर जो है पार्ट 1 बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट 1 में तो चैप्टर दिए उनमें 6वां चैप्टर है दोस्तों प्रोसेस रिफॉर्म। जी हाँ, रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस की बात करें हम लोग यहाँ पर, मुश्किलें आई हैं, हमने नियामकों को फेल होते देखा, नियामक अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, सेबी हो, आरबीआई हो या अदर रिफॉर्म्स, जो अदर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हमारे पास हैं, रेगुलेटर हैं, उन्हें सही करना होगा दोस्तों, उन्हें सही करना होगा। और शायद ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है आपके यूपीएससी सिलेबस में। अगर मैं आपको ले जाऊं इस पेज पर तो एक बार चलते हैं आपके साथ दोस्तों हम लोग। ओके, ये चैप्टर दोस्तों आपका जो कह रहा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, प्रोसेस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। 1 मिनट सुन लीजिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है टॉपिक, अच्छा टॉपिक बात कह रहा है ये टॉपिक कह रहा है, आपको याद होना चाहिए। हमारी कारोबार जो एक रिपोर्ट आती है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता, उसमें 10 पैरामीटर होते हैं दोस्तों, उसमें 10 पैरामीटर होते हैं। और उसका एक पैरामीटर होता है आपका 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ओके, उसमें एक पैरामीटर होता है आपका एनफोर्समेंट। आपके देश में एनफोर्समेंट एजेंसी कितनी अच्छी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कंपनी आपके यहाँ काम करने आती हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, कोई लोकल कंपनी इसको कॉपी कर लेती है, इसकी पायरेसी बना लेती है, तो क्या मैं लोकल कंपनी को रुकवा सकती हूँ? क्या पुलिस छापा मारेगी वहाँ पर? मैं एक पब्लिशर हूँ, ग्लोबल स्केल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिशर हूँ मैं एक किताब निकालता हूँ, उसी किताब को लोकल प्रिंटिंग प्रेस वाला छाप देता है 50 रुपये में, मैं बेचता 2000 रुपये की, तो वो 50 रुपये की निकाल रहा है, क्या उसको रोकेगा कोई? छापामारी करेगा? क्या नकली किताब बेच रहा है, रोकेगा कोई उसको? क्या पुलिस इतनी इनपावर है आपकी? क्या कोर्ट इतने इन्फोर्सेबल हैं कि कर पाएंगे? क्या आपके रेगुलेटर की क्षमता इतनी कि रोक पाएगी? क्या हमारे यहाँ ऐसा होगा? नहीं होगा, तो कारोबार कोई नहीं करने आएगा। तो हमारे यहाँ कारोबारी सुगमता होना ज़रूरी है, और इसी बात को इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को उल्लेख किया गया इस चैप्टर के अंदर। बड़ा मुझे लगता है काम का रहेगा ये, क्योंकि लगातार शिकायत हो रही थी इस मुद्दे पर कि भारत में रेगुलेशन कम है या एनफोर्समेंट कम हो पाता है चीज़ों का। चलिए, तो एक टॉपिक है करने के लिए, अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मानता हूँ प्रोसेस रिफॉर्म होगा, यहाँ पर चर्चा करेंगे हम इस पर आगे जाकर। चलिए,
आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं आपके साथ। और क्या इकोनॉमिक सर्वे में आज के आराम सुनने दोस्तों। इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेबल डाइट, समझिएगा दोस्तों। रेगुलेटरी फॉरबिडेंस की बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ये बात कर रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम है, पर्टिकुलरली बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि बैंकों पर जो हमने एक्शन लिया है, बैंकों जो पैसा लगातार कम हो रहा है, उनका एनपीए क्राइसिस बना हुआ है, उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमको। क्या हम उनको छूट दे दें नियामक से कुछ, या नियामक कड़ाई करें उनके ऊपर। क्या हमें अगर सही करना है तो आपातकालीन दवाइयाँ दे दें उनको, हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन दे दें, सही हो जाए फटाक से बैंक हमारे, या फिर अच्छा खाना दो, थोड़ा सा डाइट अच्छी करो उसकी, और धीरे धीरे रिकवरी करने दो बैंकों को। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर चर्चा की गई है इसमें, और इसको तो चैप्टर मैंने कुछ समरी किया भी था, पढ़ने का प्रयास में कर रहा था इस चैप्टर को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार ने कहा, इसको मैंने पॉइंट में लिख भी लिया था कुछ आपके लिए, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ अभी। इस चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो हाँ चीज़ अच्छी लगती है वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, और मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया पहले पार्ट को पढ़ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चूँकि एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है बैंकों का, लोन और लौट के नहीं आया, कोविड-19 ने और संकट को बढ़ा दिया, तो क्या किया जाए। बैंकों को छूट दे दी जाए कुछ समय के लिए, या फिर बैंकों को छूट दें, या फिर हम लोग बैंकों को रिकवरी करने दें अपने हिसाब से यहाँ पर। तो ये एक मुद्दा है बड़ा यहाँ पर, इसी को डील कर रहा है चैप्टर यहाँ पर। और अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैंकों को ऑडिट करना ज़रूरी होगा। फिर से समस्या आ गई है दोस्तों, वो जो रघुराम राजन ने उस समय जो कठोर कदम उठाया था, वो यहाँ फिर उठाने की बात कह रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि जनाब AQR मस्ट अकाउंट फॉर ऑल द क्रिएटिव, यहाँ पर बात कर रहे हैं AQR ज़रूर करिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू ज़रूर कीजिए बैंकों का, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। वी नीड अ फ्रेश एसेट क्वालिटी रिव्यू। तो देश के बैंकिंग सेक्टर पे चैप्टर पे है, और मुझे लगता है सवाल बनना ही है, एनपीए पे आता ही रहता है। एनपीए दिशा में एक कदम और बढ़ जाएंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या है एनपीए का, जानते हैं आप लोग। लोन लेके बैठे थे लोग, चुका नहीं पाए, पहले से घाटा था बैंकों का, पहले मान लिया नीरव मोदी चौकसी से लोग थे देश के अंदर, और अब नए कोविड ने और डिफॉल्टर बढ़ा दिए। तो बैंकों को क्या करना चाहिए कि हम छूट दे दें बैंकों को समय के लिए? नहीं, हमें बैंकों से कहो भाई सर अपना ऑडिट करो, कितना घाटा हुआ है, कितना डेटा डूबा है, सब दिखाओ हमको यहाँ पर। तो ये एक बात कह रही है यहाँ पर कि अगर बैंक ये काम नहीं करेंगे ना, तो आरबीआई कह रहा है भैया पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये सर्वे कह रहा है भैया पेनल्टी लगाइए इनके ऊपर, बैंकों को कहिए ढंग से काम करें। यानी कुल मिलाकर सरकार अब बैंकों पर एक्शन लेने के मूड में आ रही है। बहुत मिल गई छूट बैंकों आपको, अब चुपचाप ऑडिट करो अपना, बताओ क्या कमियां हैं, कहाँ डूब रहा है पैसा, कितना डूब रहा है। अब बहुत समय तक आपको, लंबे समय तक हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, अब आपको अपने आप को सही करना ही होगा। बड़ी बात यहाँ पर, अब यहाँ पर सरकार मान चुकी है। वो कहते हैं ना हम लोग, सरकार बहुत लंबे समय से वो ढील दे रही थी, करते रहो करते रहो करते रहो। अब सरकार का हाथ तंग हो गया है, सरकार ने कहा बिल्कुल ढील ही दे सकता मैं आपको, अब यहाँ पर आप पे ऊपर एक्शन होगा यदि आप नहीं सुधरेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बात आ गई दोस्तों यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा कदम होगा सरकार की ओर से, ऐसा होता है तो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, और चलें और क्या हुआ है इस चैप्टर को समरी करेंगे बाद में आपके साथ। पहले हम इकोनॉमिक सर्वे का रिव्यू कर लें फटाफट आपके साथ, क्या क्या है। ओके, अगला चैप्टर फेवरेट मेरा, इसके बाद सी का नंबर आएगा, बैंक के बाद सी का नंबर आने वाला है। और चैप्टर क्या है सर? इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नीड थ्रस्ट, स्पेशल प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, अब बात करें भैया इनोवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इनोवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे। साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आ चुका है दोस्तों 2020 का, मैंने पढ़ाया था आपको इस क्लास में, स्पेशल लेक्चर हुआ था। और इस बार कह रहे हैं भैया कुल्फी करो, सरकार खर्च बढ़ाए यहाँ पर, सरकार खर्च बढ़ाए यहाँ पर, ठीक है, हमें इनोवेशन को बढ़ाना होगा। कैसे अच्छा परफॉर्म करें इनोवेशन में हम लोग, ये कहा गया है। क्यों इनोवेशन मैटर करता है, वाई इनोवेशन मैटर्स। हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना तो वी नीड इनोवेशन। यहीं से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, इनोवेशन जब भी बोलता हूं, हमें नवाचार की आवश्यकता क्यों है, यहां कल बात की गई। और हमें लगता है तो टॉपिक है ही आपके लिए, अगले 10 सालों में ये टॉपिक वो है 10 साल तक चलने वाला है। इनोवेशन पर हमें काम करना होगा, इसके बिना बात बनने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये चैप्टर जो पूरा है, शायद 9 या 8 नंबर, जो भी चैप्टर आपका नंबर है, ये इनोवेशन की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ इनोवेशन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें, चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, इनोवेशन की बात कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर इनोवेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इनोवेशन आउटपुट कैसे होगा, भारत के नवाचार में क्या समस्याएं हैं, इनोवेशन परफॉर्मेंस क्या सुधरेगा। बहुत काम का चैप्टर दोस्तों, बहुत बहुत काम का चैप्टर है ये। इसको हमें ढंग से पढ़ना होगा और इस पर क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस साल या अगले साल में इस पर क्वेश्चन एस्से, पेपर 3, पेपर 2 कहीं भी पूछ सकता है। क्यों इनोवेशन मैटर करता है? सिंपली बात कह दूँ, आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, देश के एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, वो कहीं भी जोड़ देगा आपके लिए, कहीं भी जोड़ देगा इनोवेशन, क्योंकि अब उसको परमिशन पूरी में आप पढ़ा इसके अंदर आपने। तो इनोवेशन की बात हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा, इनोवेशन पर चर्चा आपके साथ होती रहेगी। साउंड कम आ रहा है दोस्तों, साउंड कम आ रहा है कि किसी को? अरे मेरे पास एक कंप्लेंट आई है, साउंड कम आ रहा है सर। अरे यार दोस्तों, लाइक और शेयर तो फटाफट कर दिया करो यार। आप लोग एक काम कहता हूँ करने को, वो भी नहीं करते हैं, मतलब शेयर लाइक शेयर तो कर दिया करो फटाफट आप लोग सेशन को आते ही। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पर, क्यों इनोवेशन पॉइंट है, ये बहुत काम का चैप्टर दोस्तों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो अगर मैं कहूँ मुझे सारे चैप्टर काम के, मतलब हेल्थ वाला काम का है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, डेप्ट वाला काम का है, डिनाई नहीं कर सकते आप, रेटिंग एजेंसी एक समझाने के लिए दोस्त देश को कि भाई देश चुप रहो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है हमारे, ठीक है। इसके बाद बात करें, इनोवेशन है आपकी, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इनोवेशन के अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों रेगुलेटरी चैप्टर, बैंकिंग सेक्टर की बात करें या बात करें हेल्थ केयर की, सभी चैप्टर दोस्तों मुझे लगता है काम के। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो हम लोग ड्रॉप आउट कर सकें या मैं कहूँ छोड़ सकें, सिलेक्टिव हो सकें। असमानता बढ़ रही है, बहुत काम का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा बहुत आप कहते हैं कम है, 3 नंबर छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, छोड़ना चाहें तो, छोड़ना वो भी नहीं है क्योंकि वो काम का है, क्योंकि वो सोवरेन रेटिंग की बात करता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर आपको सेट करनी हो तो मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 4, 5 ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सभी पढ़ने यार, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, उसको सही पढ़ना है। इसमें इनोवेशन हो गया दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आप जा सकते हैं किस पर दोस्तों, अगले चैप्टर पर जाएंगे हम लोग। इसके बाद अगले चैप्टर चलेंगे आपको लेकर। इसके बाद क्या दोस्तों मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है दोस्तों आप तक? प्लीज़ अगर पहुंच रही है, समझ में आ रहा है तो ए वर्ड है आपके पास, की वर्ड है ए हमारा, उसको टाइप कीजिए, मालूम पड़ेगा सब कुछ ठीक है सर। ए वर्ड टाइप कीजिए, मालूम पड़े सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अगला टॉपिक है सर जय हो। जी हाँ, अगला टॉपिक दोस्तों जय हो। ये जय हो क्या है सर? जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, मतलब जय हो। जी हाँ, जय हो, तो पीएम जय हो, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम्स, ठीक है सर। तो पीएम जय योजना कैसे काम कर रही है, कितना रिजल्ट है उसका, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन तो बनता ही है इस पर। तो आज राष्ट्रपति की स्पीच में भी डेटा दे रहे थे बड़ा सा, वो कितने लोग इंप्रूव किए, कितने लोग इंश्योरेंस मिला, ये वो अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से एक समरी टाइप का है कि इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो इस चैप्टर के अंदर कि पीएम जय योजना किस प्रकार मदद कर रही है, आप नोटिस करें तो हेल्थ पर 2 चैप्टर इस बार दिए हैं दोस्तों। हेल्थ पर 2 चैप्टर, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
और एक हेल्थ पर पीएम जय स्कीम, दोनों की चर्चा दोनों उन्होंने की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोनों की चर्चा वो यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर दोस्तों, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर क्या है, बीएनआई की बात की इन्होंने, बेयर नेसेसिटीज़ की बात की है। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, सैनिटेशन इंडेक्स, हाउसिंग इंडेक्स, ये बहुत काम करेगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये बहुत काम करेगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, सैनिटेशन इंडेक्स, हाउसिंग इंडेक्स, एनवायरनमेंट इंडेक्स, फैसिलिटी इंडेक्स, क्या क्या हैं ये, क्या लेकर आए ये बीएनआई, ओवरऑल बीएनआई क्या लेकर आए दोस्तों। तो देश में सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस में कितना अच्छा एजुकेशन आउटकम्स क्या हैं, हेल्थ आउटकम्स क्या हैं, तो यहाँ बीएनआई की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से। तो ये एक चर्चा हो सकती है, बीएनआई पर बात कर सकते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की बात कर रहा है चैप्टर दोस्तों, ये बेयर नेसेसिटी चैप्टर बात कर रहा है, मुख्य बातें कर रहा है बेयर नेसेसिटीज़ की दोस्तों। बड़ा उन्होंने जंगल बुक का एक कोटेशन दिया था, इसमें जंगल बुक का एक कोटेशन निकाल के दिया है। बेयर नेसेसिटीज मतलब मूलभूत सुविधाएं, अगर मैं कहूँ तो आपसे मूलभूत सुविधाएं, लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज, ये जंगल बुक को कोट कर रहे हैं यहाँ पर, ये लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज, फॉरगेट अबाउट योर वरीज एंड योर स्ट्रेस, आई मीन द बेयर नेसेसिटीज। मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मतलब क्या क्या सर, क्या क्या आती हैं इसमें, एक बार अंडरलाइन करें, आपके साथ इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्या क्या अंडरलाइन करना है इसमें, क्या क्या आता है सर इसके अंदर, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, यहाँ पर लाइफ और डिसेंट लाइफ जीने के लिए, मूलभूत सुविधा जीवन जीने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती हैं वो आएगा यहाँ पर। तो 26 इंडिकेटर लेकर आए हैं इसके अंदर, ये बीएनआई इंडेक्स में ऑल इंडिया लेवल तैयार किया गया इंडेक्स है दोस्तों, ये 26 इंडिकेटर इसके अंदर हैं। तो आखिर लोगों का जीवन बदला कि नहीं बदला, यहाँ पर 2012 में जीवन कैसा था, 18 में जीवन कैसा है, तो बीएनआई इंडेक्स लेकर आए दोस्तों ये। यहाँ पर डेटा है बहुत सारा, तो डेटा बहुत काम आएगा दोस्तों जो दिया है इसके अंदर, क्योंकि आप कुछ भी लिखने बैठेंगे अगर तो बहुत काम आएगा दोस्तों डेटा हमारे यहाँ पर। ये जैसे एग्जांपल इसमें स्कीम दी है स्वच्छ भारत मिशन, क्या उद्देश्य था, क्या अचीवमेंट रहा, बहुत सीधी बात, सीधा सीधा काम करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है बैठ के, हिंदी में भी आएगा दोस्तों। ये आवास योजना क्या लक्ष्य था, क्या किया गया, अच्छा सर, और क्या है, जल जीवन मिशन क्या लक्ष्य था, क्या किया है, देखिए तो क्वेश्चन मेंस में आ गया, सहज बिजली सौभाग्य योजना, तो यहाँ पर पूरी इंडेक्स आपको दी गई हैं, डेटा बहुत काम आएगा। इंडेक्स क्या होता है, ये अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है। पानी है, पानी बात करें, 5 सुविधाएं पानी क्या है, सैनिटेशन की बात करें, पानी, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट, अदर फैसिलिटीज़, चलिए पढ़ने के लिए दोस्तों, पढ़ने के लिए चीज़ें यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छा है। बीएनआई इंडेक्स किन राज्यों का अच्छा है, किन राज्यों का खराब है, यहाँ पर एक चर्चा की गई है इंडेक्स में दोस्तों। यहाँ पर पीटी के लिए काम का है, मेंस के लिए भी काम का है ऑफकोर्स सर। सोशल जस्टिस चैप्टर में बहुत काम आएगा, लेकिन डेटा कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ड्रिंकिंग वाटर कितना अच्छा इंडेक्स है, देश में कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं एजुकेशन इंडेक्स कहाँ पर है। तो पूरा चैप्टर दोस्तों भरा पड़ा है इन्हीं चीज़ों से, सोशल वेलफेयर से भरा पड़ा है पूरा चैप्टर आपका ये। चलिए तो दोस्तों ये है कुछ काम की चीज़ें, ये भी एक चैप्टर है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है सर हमारे पास यहाँ पर। चलिए अगर पार्ट 1 की समरी की जाए तो मुझे लगता है बहुत काम की चीज़ें इस बार हैं। आपने देखा विज़न क्यों बोल रहा था, मैं इसलिए बोला था विज़न आपको है यहाँ पर। विज़न क्यों है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है हेल्थ को, इसमें दिखाया गया है इनोवेशन को, इसमें दिखाया गया है रेगुलेटरी प्रोसेस को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, इसमें दिखाया गया है किस प्रकार गरीबी असमानता हम डील करेंगे आने वाले सालों में। इसमें चर्चा की गई कि डेप्ट को लेकर हम सस्टेन कर पाएंगे। तो अगर मुझे कहा जाए किन चीज़ों फोकस किया गया इस बार के इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 में, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है सर, उसका जो पार्ट 1 है वो फोकस 40 सेक्टर पर करता है। क्या क्या सेक्टर पर कर रहा है फोकस सर, वो फोकस कर रहा है डेप्ट, उधार के बारे में, उधार और जीडीपी क्या सस्टेन कर पाएंगी, साथ चल पाएंगी। ये बात कर रहा है इनइक्वलिटी की, असमानता की बात कर रहा है दोस्तों, पॉवर्टी की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, क्या गरीबी दूर हो पाएगी। हेल्थ में क्या हमें प्राइवेट सेक्टर के हाथों सब कुछ छोड़ना उचित होगा, चर्चा इस पर कर रहा है सर इस बार। ये पार्ट 1 डिस्कस कर रहा है आपके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बेहतर किया जाए, कारोबारी सुगमता कैसे बेहतर की जाए, देश में बढ़ता एनपीए, बैंकों का एनपीए क्या किया जाए, समाधान क्या है सर इसके लिए, क्या बैंकों को डांटा जाए या बैंकों को और समय दिया जाए, इस पर डिबेट कर रहा है सर। बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स, बुनियादी सुविधाओं का सूचकांक, इसकी बात कर रहा है सर, इस पर काम का है। मेरा फेवरेट इनोवेशन, इस पर एक पूरा चैप्टर दे दिया इस बार, टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या हो, क्या प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए इनोवेशन में, इसकी चर्चा कर रहे हैं सर यहाँ पर हम लोग। इसके अलावा पीएम जय हो, तो सामान्य स्कीम है, पीएम जय हो, तो
जय स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं, उसका एक आउटकम दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है सर, और क्या दिए एक दो चैप्टर बाकी। कोरोना चैप्टर पहला जो है, कोरोना का भविष्य क्या है, वो अब देखा आप लोगों ने वहाँ पर। ठीक है सर, चलिए। और चैप्टर नंबर 3 कौन सा था, एक बार मैं देख लूँ यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था? तो 3 नंबर था, जी हाँ, सोवरेन रेटिंग वाला। जी हाँ, ये छूट रहा है। तो रेटिंग एजेंसी वाला चैप्टर था आपका, रेटिंग कैसी है या रेटिंग क्या ध्यान रखना है हमको यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ 10 चैप्टर मेरे ख्याल से हैं आपके सर्वे में। जी हाँ 10 चैप्टर हैं आपके। तो ये है दोस्तों पार्ट 1, समझ में आया पूरा। तो 10 फोकस आप एरिया आपके हो गए दोस्तों। ये मुझे लगता है कि आपके इस साल प्री मेंस को परेशान करेंगे आपको टॉपिक। ये पार्ट 1 हुआ दोस्तों यहाँ पर। क्या समझ में आ गया दोस्तों हमको यहाँ पर? ये तो मुझे लगता है दोस्तों आपका फोकस एरिया क्लियर हो गया होगा, कहाँ कहाँ पर है, विजन कहाँ कहाँ पर है। इस साल एग्जाम देंगे, अगले साल एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो फोकस एरिया कौन कौन से मालूम है आपको? तो फोकस एरिया आपको क्या क्या है? मेरा फेवरेट तो रखना फोकस एरिया, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। इनोवेशन पे यार कभी सुनाऊंगा पूरी कहानी, कल नेक्स्ट फ्राइडे बात करेंगे इनोवेशन पर। जितना मतलब इनोवेशन आप सुनना चाहें, दिन भर लेक्चर 12 घंटे का भी ले सकता हूँ इनोवेशन पर मैं। और ये बहुत काम का टॉपिक है, इनोवेशन हुआ दोस्तों, ये काम का लगता है मुझे। हेल्थ, प्राइवेट सेक्टर, बहुत काम का टॉपिक है दोस्तों। पॉवर्टी, असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। डेप्थ, जीडीपी, ये फ्यूचरिस्टिक टॉपिक हैं सारे। ये सारे जो आप देख रहे हैं 4-5 टॉपिक, ये फ्यूचरिस्टिक टॉपिक हैं। ऑफकोर्स ये भी एनपीए बढ़ रहा है, बैंकों को समस्या से निकालना है, क्या किया जाए, ये भविष्य के टॉपिक हैं। बीएनआई इंडेक्स मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन लगता है मुझे इंडेक्स है, डेटा बहुत काम का मिलेगा आपको इसके अंदर। क्या सरकारें कर रही हैं वो काम का है। पीएम जय योजना बहुत ज़्यादा मैं नहीं सपोर्ट करूंगा इसको, बस पढ़ सकते हैं क्योंकि ये डेटा भरा होगा सरकार ने कितना सफलता प्राप्त की है इस योजना में। ठीक है सर। कोरोना जीवन बचाए तो डेटा भरा होगा, सरकार ने क्या क्या काम किया पूरा। रेटिंग एजेंसी इस बार के लिए काम का है, 2-3 साल फिर बाद ट्रैक पे आ जाएगी सरकार हमारी यहाँ पर। और ईज ऑफ डूइंग तो हमेशा काम का रहता है वैसे, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम का ये भी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये टॉपिक है भी चर्चा योग्य, पढ़ सकते हैं इसको आप। तो मुझे बांटा जाए तो 6-4 का रेशियो दोस्तों, 6 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं और 4 चैप्टर आप स्कैन कर सकते हैं। ये है पार्ट 1 दोस्तों। क्या यहाँ तक बात समझाई आशीर्वाद सर की आपको? अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे होता है ना गीता सार, गीता तो नहीं पढ़ पाएंगे तो सार ही पढ़ लो, कम से कम उसका समझ में आ जाए सार में क्या लिखा है। तो गीता सार भी नहीं है, ये गीता इंडेक्स है। गीता के 18 चैप्टर कौन कौन से बातों पे लिखे गए हैं, ठीक है ना, तो वो कंपेयर कर सकते हैं इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ओके। इनोवेशन मतलब क्या होता है सर? इनोवेशन होता है नवाचार दोस्त, आविष्कार, नवाचार अच्छा वर्ड है, नवाचार एक शब्द होता है। ठीक है, गरीबी, स्वास्थ्य, कारोबारी सुगमता, बैंकों का गैर निफाई संपत्तियाँ, बीएनआई तो बताया, बेयर नेसेसिटी, मूलभूत सूचकांक जो है आपका, जय योजना, जन आरोग्य योजना, कोरोना जानते हैं हिंदी कोरोना का हिंदी कोरोना ही होता है। रेटिंग एजेंसीज जो हमें रेटिंग देती रहती हैं हम सारी, डेप्थ, जीडीपी, उधार कितना है जीडीपी पर, और जीडीपी का साइज क्या है दोस्तों। चलिए, तो ये रेशियो हो गया, पहला चैप्टर क्लियर है दोस्तों हमको यहाँ पर, पहला पार्ट क्लियर हो चुका है। दूसरे में क्या होता है सर? दूसरा पार्ट क्या होता है? ये दूसरा पार्ट करें जो मैंने पढ़ लिया पहले एक्चुअली में। अब वहाँ पर नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ देखा है, वो मैंने पढ़ भी लिया है। आप कहेंगे सर कैसे पढ़ लिया सर? तो वो थोड़ा सा स्पीड है। खुला होगा शायद ये। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो है दोस्तों आपका, इसमें भी 10 बार चैप्टर आपके हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो पढ़ने ही डेटा होते हैं, बेसिकली डेटा भरा होता है इसके अंदर डेटा होता है दोस्तों।
30 सेकंड दोस्तों में एक डेटा निकाल लूँगा यहाँ से, आपके लिए काम का है। ओके, एक मैं चर्चा करना चाहूँगा जो अंडरलाइन मैंने किया है पूरा चैप्टर को, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर। चलिए, ओके, एक बार डाउनलोड हो जाएगा, बात करता हूँ फिर मैं। ओके, तो पार्ट 2 की बात मैं कर रहा दोस्तों, कुछ पढ़ रहा था पार्ट 2 में आपके लिए, तो उसकी चर्चा मैं करूंगा आपके साथ। तो पार्ट 2 में कुछ मैं तैयारी की है, पढ़ रहा था इसको मैं भी, ठीक है। तो पार्ट 2 में देख लें, चैप्टर वाइज देख लें, चैप्टर क्या क्या है। नॉर्मल चैप्टर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई विशेष जिसमें चैप्टर नहीं होते हैं, इसमें सिंपल हर बार फिक्स चैप्टर होते हैं। क्या क्या इंडेक्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर। एक बार मोटा इंडेक्स देख लेते हैं इसका सर, एक बार आप इंडेक्स देख लीजिए मेरे साथ, इसका इंडेक्स क्या है सर, ठीक है। इंडेक्स देख लीजिए सर, यहाँ पर इंडेक्स क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में सर इसके पहला तो है सर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, क्या चल रही है इस समय, क्या देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था के मायने हैं, क्या चल रहा है, कितना पैसा है, कितना नहीं है, कुल मिला के मोटा मोटा स्तर पर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है इस समय, देश की अर्थव्यवस्था क्या हाल में है, सामान्य बात है सर। चैप्टर नंबर 2 है सर राजकोषीय स्थिति क्या है, राजकोषीय घाटा कितना है, ग्रोथ कितनी है, उधार कितना है, कितना टैक्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, सरकार ने क्या क्या टैक्स में रिफॉर्म किए हैं, और आउटलुक क्या है, यानी आने वाले दिनों में क्या सरकार को करना चाहिए। हर चैप्टर में आउटलुक होगा या एक वे फॉरवर्ड होगा हर चैप्टर के अंत में, ठीक है, बताएगा आपको सर्वे क्या करना चाहिए सरकार को। थर्ड चैप्टर आपका होता है दोस्तों यहाँ पर विदेशी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, कितना ट्रेड हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रही है ट्रेड में, आयात निर्यात कितना है, WTO में क्या हो रहा है भारत सरकार का, BOP कितना है सरकार का, वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए सरकार को इस मामले में। तो यहाँ पर अच्छा चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 3 ईजी होता है, आसान होता है, ये फिक्स चैप्टर हर साल इसी ऑर्डर में आते भी हैं ये। चौथा चैप्टर आपका मौद्रिक व्यवस्था कैसी है, RBI क्या कर रहा है, बैंक कैसा काम कर रहे हैं, देश में लिक्विडिटी कैसी बनी हुई है, सेबी कैसा काम कर रहा है, इंश्योरेंस कैसा काम कर रहा है, पेंशन सेक्टर कैसा काम कर रहा है। और इसके बाद वे फॉरवर्ड होगा इसके अंदर, निश्चित तौर पे वे फॉरवर्ड होगा यहाँ पर। अगला इन्फ्लेशन कैसा है देश के अंदर, मुद्रास्फीति कैसी चल रही है, प्राइस कैसे चल रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें इन्फ्लेशन को हम लोग यहाँ पर, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करें अपने यहाँ पर हम लोग, सारी बातें, और एक कंक्लूजन होगा, ठीक है सर। 5वां इन्फ्लेशन होता है सर, PD में सारा काम आता है दोस्तों। 6 चैप्टर ये थोड़ा नया, आप हमेशा काम करने लगाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है, SDG कैसे हासिल करें हम लोग यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज में हमको क्या करना चाहिए, भारत ने क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए सरकार को, यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा सतत विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, चर्चा होगी। ये बहुत ही काम का चैप्टर होता है दोस्तों, जो कि बीइंग एनवायरनमेंट टीचर मैं पढ़ता भी हूँ वो ढंग से इसको, और काम का भी होता है दोस्तों का भी चैप्टर ये। इसके अलावा सर अगला चैप्टर हमारे पास होता है कृषि का, 3 चैप्टर होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, 3 बैक टू बैक चैप्टर होते हैं। इसके बाद 7वां चैप्टर एग्रीकल्चर का होता है दोस्तों, फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, सरकारी योजना है, किसान योजना, प्रोसेसिंग स्कीम, पशुपालन, मत्स्यन, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड मैनेजमेंट, सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म किए हाल में एग्रीकल्चर में, और वे फॉरवर्ड क्या है इसका चर्चा होगी इसके अंदर, ठीक है सर। उसके बाद इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर होता है इसके अंदर। चैप्टर 9 होता है दोस्तों, 9वां नंबर चैप्टर जो होता है किसकी आप देखेंगे मेरे साथ, वो होता है सर्विस सेक्टर। कुछ है नहीं तो सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए छुआ ही नहीं तो क्या बताएं ना, चलो कोई बात नहीं। और 10वां होता है सोशल सेक्टर कैसा काम कर रहा है, मानव विकास सूचकांक, स्किल विकास कैसा हो रहा है, हेल्थ कैसी है, शिक्षा कैसी है, ग्रामीण विकास कैसा है, वो चैप्टर होता है दोस्तों। तो फिक्स हैं 10 चैप्टर इसके बिल्कुल फिक्स चैप्टर होते हैं हमेशा की तरह, इस बार फिक्स हैं यहाँ पर। आइए बता दूँ कौन कौन चैप्टर होते हैं दोस्तों इसके अंदर, इससे समरी कर लेंगे आप। तो जो पार्ट 2 है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पार्ट 2 दोस्तों। तो इसमें वही गिनती के 10 चैप्टर हमेशा की तरह फिक्स वाले। पहला आपका हमेशा इकोनॉमी का एक ब्रीफ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। फिर आपका फिस्कल घाटा कितना है, राजकोषीय पॉलिसी कैसी चल रही है, कितना घाटा, कितना उधार, कितना टैक्स, सब इसमें आता है सर। इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर कैसा, कितना ट्रेड हो रहा है, WTO में क्या चल रहा है, IMF में क्या चल रहा है, वर्ल्ड बैंक में क्या चल रहा है, कितना आयात निर्यात हो रहा है, ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी कैसी है,
वो होता है दोस्तों। इसके बाद आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा काम कर रहा है, बैंक और मॉनेटरी सिस्टम, सेबी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर कैसा काम कर रहा है, वो होता है। इसके बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर बात होती है। क्लाइमेट चेंज का कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा। इसके बाद फिक्स चैप्टर अपना एग्रीकल्चर का, फिर इंडस्ट्री का और फिर सर्विस सेक्टर का, जी सेवा क्षेत्र का। 3 चैप्टर फिक्स हैं यहाँ पर हमारे दोस्तों। कोई छूट गया बीच में क्या? फिजिकल पॉलिसी, एक्शन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, चलिए। और इसके बाद सोशल वेलफेयर का चैप्टर हमारा दोस्तों, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस का चैप्टर, सामाजिक न्याय का चैप्टर हमारा तो उसमें शामिल होगा, ठीक है। इसमें एक चैप्टर हमारा कोई छूट गया शायद क्या? इसमें एक चैप्टर हमारा शायद छूट गया कोई, प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है। 5 नंबर प्राइस इन्फ्लेशन। तो बैंक के बाद इन्फ्लेशन की बात भी आएगी, महंगाई की बात भी आएगी, तो महंगाई के चैप्टर, ठीक है। तो 10 चैप्टर दोस्तों। अब इसमें पढ़ने की योजनाओं के नाम बहुत सारे लिखे होते हैं, फैक्चुअल जानकारी होती है बहुत सारी इसके अंदर, जो आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर इनको देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। 10 चैप्टर आपके इसके अंदर है जो काम के हैं। तो 10 यहाँ पर, 10 वहाँ पर, 20 चैप्टर, 1000 पेज, बहुत लोड वाला काम है दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, यहाँ पर कोई विकल्प इसका नहीं है। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर? ये अब देखिए, मैं इतना सा कहूँगा आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस काम होता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर जो सेकंड पार्ट है, ये फिक्स पैटर्न पे होता है हमेशा। डेटा होता है इसके अंदर, ग्रोथ कितनी हो रही है, यहाँ डेटा निकालिएगा, डेटा काम आता है। यहाँ योजनाओं के नाम लिखिए, वो देखिए योजनाएं क्या क्या हैं, और वे फॉरवर्ड, सरकार नीति क्या बनाने को कहती है, वो काम आता है। एडवाइज़र क्या कह रहे हैं, वो काम आता है, ठीक है। तो डेटा निकालिए आराम से, जो स्कीमों के नाम लिखिए वो निकालिए इसमें से, और सरकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस में पूछता है सरकार को क्या करना चाहिए, तो एडवाइस देने के लिए आपको ये यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। बाकी क्या क्या घटनाएं हो बहुत काम की नहीं है, बस पॉलिसी देख लीजिए कौन कौन सी हैं, या कुछ स्कीम आई है वो चर्चा कर लीजिए। पार्ट 1 जो है वो पढ़ने का है, 350 पेज लगभग हैं, पढ़िएगा उसको आराम से। 10 चैप्टर है दोस्तों, 10 टॉपिक आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। क्या लिखा है सर्वे के अंदर, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या से आगे बढ़ना है, क्या चुनौती हमने देखी, फिर डेटा दिया होगा उसके साथ में, उनको आपको ढंग से पढ़ना है। तो पहला पार्ट पूरा ढंग से पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में वे फॉरवर्ड, डेटा और स्कीम्स, इसका कलेक्शन रखिएगा। जो टर्मोलॉजी आई है वहाँ पर उसको संभाल के रखिएगा। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में देखा था, पीटी में क्वेश्चन आया था, आईसीआर क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा था पीटी में उसने, जो कि लास्ट टू लास्ट के सर्वे में आया था, मुझे याद है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, आईसीआर क्या होता है, तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं दोस्तों, तैयार रखिएगा इन चीज़ों को लेकर। आपको याद होगा इस बार क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, 2 साल पहले सर्वे में आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, इस बार अपने एच प्रोग्राम पढ़ाया था मैंने इस कार्यक्रम आईसीआर के बारे में आपको मैंने, क्या होता है आईसीआर, कैसे निकाला जाता है। तो इस बार पीटी में आ गया आईसीआर पे क्वेश्चन। तो टर्मोलॉजीज पे कई बार क्वेश्चन आता है जो पार्ट 2 में होती हैं। तो पार्ट 2 में टर्मोलॉजी कोई कीवर्ड आ गया उस पर, वो आपके काम का होता है। तो पीटी के लिए पार्ट 2 बहुत काम का है, डेटा के लिए काम का है पार्ट 2, सरकार को एडवाइस देने के लिए काम का है पार्ट 2। लेकिन पार्ट 1 एक होलसम अप्रोच, 0 से लेकर लास्ट तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या क्या समस्या हम फील कर रहे हैं वो सब होता है उसके अंदर। तो पार्ट 1 पढ़िए आराम से दोस्तों। ये एक इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू है दोस्तों। कल हमारे पास ग्रोथ और होगी, डेटा कुछ और होंगे, डेटा दिखा दूँ। जैसे डेटा चैप्टर 1 पढ़ रहा था मैं कल आपके साथ, तो एक काम करने से अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा, कि ग्राफिक्स आ जाएंगे अब तक मेरे पास पे, ग्राफिक्स होंगे मेरे पास बताने के लिए आपको। जैसे चैप्टर 1 में पढ़ रहा था आपके साथ, यहाँ पर चैप्टर 1 में देख रहा था, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था सुबह भी थोड़ी देर पहले, और चैप्टर पूरा भी हो गया वाला, पहला वाला चैप्टर। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने दी हैं, मालूम है, बड़ा अच्छा डेटा उन्होंने दिया है यहाँ पर, कि थर्ड वेव में हमारे क्या हुआ, सेकंड वेव में क्या हुआ हमारे यहाँ पर। और बड़ा अच्छा एक लाइन थी यहाँ पर, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। बहुत सारी लाइन इसके अंदर दी गई हैं। उन्होंने कहा मतलब भारत के ईस्टर्न साइड में कोरोना का असर कम था, वेस्टर्न साइड में कोरोना का असर ज़्यादा रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें कोरोना का असर ज़्यादा रहा, जबकि वेस्टर्न साइड में कोरोना कम रहा। डेटा काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने इस बार, कि बाद में डेथ कहाँ कहाँ हुई सबसे ज़्यादा, वो दिखाया गया है।
ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आपको सुना चैप्टर क्या है उसके अंदर। इस चैप्टर में ना एक अच्छी बात दी है इस चैप्टर में, और वो है कि कोविड-19 से पॉलिसी थी हमारी, जो 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी थी हमारी, कि पहले कंटेनमेंट करो, लोगों को लॉकडाउन में लेकर आओ, ठीक है। उसके लिए हमने क्या क्या किया, फिर राजकोषीय समर्थन दो, पैसा बांटो, अनाज दो, वो सपोर्ट करो यहाँ पर, उसके लिए हमने क्या क्या किया वो लिखा है। फिर थर्ड पार्ट में, पॉलिसी के थर्ड पार्ट में क्या करना था, थर्ड पार्ट में ब्याज दरें कम कर दो, मार्केट को पैसा पहुंचाओ कैसे भी करके। और चौथे पार्ट में क्या करना था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एमएसएमई रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म, पीएससी रिफॉर्म, खनिज रिफॉर्म, स्पेस डिफेंस के रिफॉर्म। तो 4 पार्ट बांटा हमने पूरी अपनी पॉलिसी को दोस्तों। उसके तहत ये बड़ा अच्छा सा दिया चार्ट बनाकर क्या क्या किया सरकार ने। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे पेज है, अपने आप में इसको पढ़ सकते हैं आप, पेज नंबर 50-60 के आसपास है ये सरकार की पॉलिसी, उस पर क्या क्या किया सरकार ने, बड़ा अच्छा काम है यहाँ पर। और हम कैसे रिकवरी कर रहे हैं, वी शेप रिकवरी कैसे हो रही है इंडिया में, ये बड़ा अच्छा चार्ट दिया, उन्होंने समझाया है कि देश में अब तक ना 1960 से लेकर अब तक केवल 4 ऐसे साल रहे हैं जहां हमारी ग्रोथ निगेटिव हुई। 1965-66 में युद्ध था, 71 में युद्ध हुआ, 70-89 में सूखा पड़ा देश के अंदर, और अब कोरोना। यहाँ जी हाँ, तो पिछले 50-60 सालों में हमारे केवल चौथी बार ऐसा हुआ है जब इकोनॉमी निगेटिव में जा रही है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर कि केवल 4 बार उम्मीद करेंगे, बाउंस बैक करेंगे हम लोग यहाँ पर, उम्मीद करते हैं अच्छा बाउंस बैक करेंगे आने वाले सालों में हम लोग यहाँ पर। ठीक है सर, आगे बढ़ें। और इसके अलावा इस मुझे लगता है जो काम की चीज़ें हैं यहाँ इस चैप्टर में देख लीजिएगा, पढ़ सकते हैं इसको, अच्छा डेटा दिया उन्होंने यहाँ पर। अच्छा, ये थोड़ा काम का सुन लीजिए, थोड़ा काम का क्या है, इस साल ग्रोथ कितनी रहने वाली है बता दूँ मैं आपको यहाँ पर। सरकार ऐसा मान रही है कि इस साल जो ग्रोथ होगी देश की जीडीपी, दोस्तों देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है आपकी इस बार, सरकार जो अनुमान है वो है 12% या 11% के आसपास। ये अनुमान लगा रही है सरकार कि आने वाले साल में, आने वाले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो सरकार जो मान रही है यहाँ पर ग्रोथ का जो साल रहेगा वो कुछ ये रहेगा, ये है अगले साल की समृद्धि दर दोस्तों। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 20-21 के लिए ग्रोथ कितनी है, -7.7%। जी हाँ, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ग्रोथ रेट कितना है सर, -7.7%। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसके लिए आपको रहा। तो लास्ट ईयर कितना था सर, 4.5% के आसपास ग्रोथ थी विदाउट कोरोना, 4% के आसपास ग्रोथ हुई लास्ट ईयर। उसके पहले 6% थी, 7% थी, और डिमोनेटाइजेशन से पहले 8% थी हमारे यहाँ पर, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, और कोरोना में आकर तो माइनस हो गया। ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव जोन में जा रहे थे हम लोग, नीचे की ओर जा रहे थे, लगातार 3 सालों से अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही थी हमारी, कोरोना नीचे और कर दी। लेकिन अगले साल अर्थव्यवस्था रहेगी दोस्तों कितनी परसेंट, 11% हो सकती है, ये मानना है भारत सरकार का। ठीक है दोस्तों, तो रियल इकोनॉमी की बात करें, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कल मैं समझाने का प्रयास कर रहा था क्लास के अंदर आप लोगों को। क्या 3 साल पहले जीडीपी का साइज था 140 लाख करोड़, 2018-19 में जीडीपी का साइज था दोस्तों 40 लाख करोड़ हमारा। ठीक है, 46 में कितना हुआ वो, या 19-20 में कितना हुआ सर, वो 146 लाख करोड़ हो गया जीडीपी का साइज, रियल जीडीपी। इस साल कम हो गई, नेगेटिव हो गया थोड़ा, जीडीपी का साइज कम हो गया 20-21 में। अगले साल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 149 लाख करोड़ की हो जाएगी। लेकिन आप देखें तो 4 साल में कहाँ से कहाँ आए हम, केवल 40 से हम कहाँ पर आए हैं, 149 पर। तो कोई ग्रोथ ही नहीं देखा जाए तो, 7% भी ग्रोथ नहीं एवरेज। लेकिन तो अगले साल ग्रोथ कितनी दिखने वाली है, 11% की ग्रोथ होगी अगले साल, ये मानना है भारत सरकार का दोस्तों। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं याद करने के लिए, इसको हम याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में आ जाएगा मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा दोस्तों आपके साथ। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों लेक्चर पसंद आया होगा आपको। ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं सेकंड पार्ट सुबह लेकर आऊँगा 10 बजे आपके साथ, डिटेल एनालिसिस होगा, ग्राफिक्स होंगे जहाँ मेरे पास, डेटा पढ़ लूँगा थोड़ा सा और उसके ग्राफिक्स बना पाऊँगा इसके बाद बैठकर मैं। और कुछ अखबारों में कुछ आर्टिकल्स भी आएंगे जिनको मैं समरी कर दूंगा सुबह आपके साथ 10 बजे क्लास में। तो सुबह 10 बजे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर फर्दर आगे। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद हिंदू पे बात करने वाला हूँ मैं आपके साथ, लगभग 6:30 बजे हिंदू पे चर्चा करूँगा, हिंदू के आर्टिकल्स पे दोस्तों। 6:15, 1 घंटे का समय दीजिए मुझे, 6:15 बजे चर्चा करूँगा तो हिंदू के आर्टिकल्स में क्या क्या है आज के और जो कल हमारे 2 दिन के रह गए दोस्तों। प्रयास करेंगे आज और कल सुबह, आज का लेक्चर और कल सुबह का लेक्चर मिलाकर 2 हिंदू के 3-4 दिन के आर्टिकल नहीं हुए हैं आपके, इनको पूरा किया जाए, हम ट्रैक पर आ पाएँ वापस कल से हम लोग। तो द हिंदू के आर्टिकल्स पुराने वाले और नए वाले जो हैं हमारे पास, उनको करने का प्रयास करेंगे। पहले आज वाले करेंगे हम लोग, फिर देखते हैं कल के आर्टिकल, और फिर पुराने वाले आर्टिकल भी होंगे आपके साथ। तो आज और कल 2 दिन हिंदू के लेक्चर हैं, जो पुराने आर्टिकल बच गए हैं उनको पूरा करेंगे। इसके बाद रात को 10 बजे पढ़ना इंटरनल सिक्योरिटी मेरे साथ आपको दोस्तों। और अगर मैं समय हुआ तो रात को 12 बजे लाऊंगा राष्ट्रपति का अभिभाषण आपके लिए, क्या कहा राष्ट्रपति जी ने अपनी स्पीच के अंदर दोस्तों। तो 4 लेक्चर हैं आज के, बाकी सुबह के लेक्चर 2 हैं हमारे पास, बाकी छोटे मोटे लेक्चर तो आते रहेंगे बीच में।
मिस मत कीजिएगा, सबको देखते रहिएगा। मिलूंगा दोस्तों आपके साथ बहुत जल्दी मैं 1 घंटे बाद, तब तक ले दीजिए आराम। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।